Next topic is division of phase space cell into compartment and cells. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फेज स्पेस के बारे में पढ़ा। तो फेज स्पेस हमारे पास होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस हमारे पास होता है, जिसके हमारे पास जो 6 कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, 3 कोऑर्डिनेट पोजीशन के होते हैं और 3 कोऑर्डिनेट मोमेंटम के हमारे पास होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास फेज स्पेस हमने जनरेट कर दिया, ऐसा स्पेस जिसके 6 कोऑर्डिनेट हैं, तो उस फेज स्पेस को हम कंपार्टमेंट्स में और सेल्स में डिवाइड करेंगे। तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे करेंगे उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो वो बोलता है कि वी हैव कंसिडर्ड दैट डिवीजन ऑफ ए बॉक्स इनटू कंपार्टमेंट्स एंड देन द कंपार्टमेंट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक बॉक्स होता है, बॉक्स को हम पहले तो कंपार्टमेंट में बांट देते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, उसके 2 कंपार्टमेंट हमने बना दिए। फिर अगर वो कंपार्टमेंट हमारे पास अनइक्वल साइजेस के अगर बनते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि उन कंपार्टमेंट को होना चाहिए था सेम साइज़ का। तो हम क्या कर देते हैं, उन कंपार्टमेंट के फर्दर सेल डिवाइड, छोटे छोटे सेल बना देते हैं और सारे सेल का साइज जो एक ही होता है। एक कंपार्टमेंट के सेल का साइज भी उतना ही होगा जितना दूसरे कंपार्टमेंट है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो पूरा एक तरह से स्पेस था, उस स्पेस के हमने पूरे के ही छोटे छोटे सेल बना दिए, चाहे वो पहला कंपार्टमेंट था चाहे दूसरा था, और सभी सेल्स का जो हमारे पास साइज है वो इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, अब स्पेस में सभी जो छोटे कंपार्टमेंट है जिनको हम सेल बोल रहे हैं, उन सेल्स का जो साइज है वो हमारे पास इक्वल यहाँ पे बन जाता है। मतलब दैट इज इन फैक्ट रेफर टू द डिवीजन ऑफ पोजीशन स्पेस इनटू कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स। तो पहले हमने पोजीशन स्पेस के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरह से कंपार्टमेंट और सेल उसके बनाते हैं, और जब सेल हमारे पास जो कंपार्टमेंट हमारे पास जो अनइक्वल साइजेस के होते थे तो उनको हम इक्वल साइज करने के लिए हम सेल्स में डिवाइड कर देते थे। लेकिन सेल्स में क्यों करते हैं डिवाइड, क्योंकि सेल का साइज सेम होता था, इसलिए एक कंपार्टमेंट के सेल का साइज भी उतना ही होगा, दूसरे का भी उतना ही होगा। सो डिफरेंट कंपार्टमेंट में हैव डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स। तो इसलिए जो अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे हमारे पास, उनमें अलग अलग नंबर ऑफ सेल हमारे पास बनेंगे। एक बड़ा कंपार्टमेंट है, बड़े कंपार्टमेंट के सेल्स ज़्यादा बनेंगे। एक छोटा कंपार्टमेंट है, उसके सेल हमारे पास जो है कम बनेंगे। तो उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन कंपार्टमेंट्स एंड सेल्स के बारे में भी डिस्कस किया था, लेकिन वहाँ पे वो बात की थी हमने सिर्फ कंपार्टमेंट और सेल्स की ही। तो वो था हमारे पास पोजीशन स्पेस। लेकिन इस चैप्टर में हम फेज स्पेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस हमारे पास होता है। और जो पोजीशन स्पेस का कंसेप्ट था वो हमने लगाया था स्टैटिक सिस्टम के केस में, कि पार्टिकल हमारे पास एक कंपार्टमेंट हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में हैं। जैसे पहले कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल हैं, दूसरे में हमारे पास 4 हैं। लेकिन अगर हम डायनेमिक सिस्टम कंसिडर करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो पार्टिकल हैं वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट आपके जा रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसलिए वहाँ पे हमारे पास जो मोमेंटम का भी कंसेप्ट आता है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी आती है, पार्टिकल का मास होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी, उनका मोमेंटम भी हमारे पास होता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम वहाँ पे डायनेमिक सिस्टम के केस में कंसेप्ट ऑफ फेज स्पेस कंसीडर करते हैं, क्योंकि फेज स्पेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस एंड मोमेंटम स्पेस। तो अब मोमेंटम भी पार्टिकल का होगा, तो पोजीशन तो हम उनकी देखेंगे ही, तो इसलिए फेज स्पेस में हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों के कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। तो इसलिए जब हम डायनेमिक सिस्टम की स्टडी को करते हैं तो हम फेज स्पेस में
उस स्टडी को करते हैं। तो अब हम यहाँ पे ना कि पोजीशन स्पेस को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम फेज स्पेस को डिवाइड करेंगे कंपार्टमेंट्स और सेल्स में। तो किस तरह से? उसी तरह से जैसे हमने पोजीशन स्पेस में किया था। पोजीशन स्पेस में हमने कंपार्टमेंट अनइक्वल साइज के थे, तो उनके हमने सेल्स बनाए थे, फिर हमने पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास पोजीशन स्पेस के बजाय अब हमारा फेज स्पेस है, तो फेज स्पेस के भी हम यहाँ पे सेल बनाएंगे और पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करेंगे। और हमने बोला था कि जो हमारे पास फेज स्पेस का वॉल्यूम हम लेते हैं वो हम H0 लेते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग फेज स्पेस का वॉल्यूम हम H³ लेते हैं। H हमारे पास जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और हमारे पास वो आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो ये हमने पीछे आर्टिकल किया हुआ है इसी चैप्टर में। तो बोलते हैं कि H0 के जो यूनिट होते हैं हमारे पास जूल सेकंड होते हैं। तो बोलते हैं अब अगर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं तो हम क्या बोलेंगे कि दे पार्टिकल विल possess a given amount of energy at a particular instant are considered to a particular cell। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंट सेल्स में हमारे पास है, और एक पर्टिकुलर सेल में उसकी क्या एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ही हर एक पार्टिकल की वहाँ पे एनर्जी होगी। एक सेल में हो सकता है पार्टिकल की एनर्जी कुछ और हो, दूसरे में कुछ और हो, तीसरे में कुछ और हो। तो इसलिए जो एनर्जी होती है वो हमारे पास कंपार्टमेंट बेस्ड होती है या सेल बेस्ड हमारे पास होती है। और जो H0 के यूनिट हैं उनको हम किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास जूल सेकंड होता है। तो इनको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड पर मीटर भी यहाँ पे लिखते हैं, जो H0 के यूनिट हमारे पास होते हैं। तो विच इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो हमारे पास ये जो यूनिट होते हैं ये मोमेंटम के यूनिट और डिस्टेंस के यूनिट हमारे यहाँ पे होते हैं। तो मोमेंटम हमारे पास होता है MB, M हमारे पास kg और V हमारे पास मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम के यूनिट को जब हम डिस्टेंस के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास H0 के यूनिट यहाँ पे आते हैं। बोलता है हेंस ऑल पार्टिकल पोजेसिंग ए गिवन अमाउंट ऑफ मोमेंटम एट ए पर्टिकुलर लोकेशन कैन बी कंसाइंड टू वन सेल। बोलता है अब हर एक पार्टिकल का हमारे पास एक पर्टिकुलर मोमेंटम होता है, और वो मोमेंटम हम किसी कॉरस्पॉन्डिंग सेल के एड्रेस पे हम उसकी बात कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सेल पे पार्टिकल का जो है इतना मोमेंटम हमारे पास है। तो सभी पार्टिकल का हमारे पास जो मोमेंटम है वो उनके सेल की जो लोकेशन है उससे हम डिसाइड करते हैं। हर एक कंपार्टमेंट में हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि कोई कंपार्टमेंट बड़ा है तो उसमें ज़्यादा सेल्स हमारे पास होंगे, और कोई कंपार्टमेंट छोटा है तो उसमें कम सेल हमारे पास होंगे। देयरफॉर कंपार्टमेंट्स कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट एनर्जी इंटरवल्स और मोमेंटम इंटरवल्स। इसलिए जो डिफरेंट कंपार्टमेंट होंगे उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, और उनके जो एनर्जी इंटरवल होंगे वो हमारे पास डिफरेंट होंगे, और जो मोमेंटम इंटरवल होंगे वो हमारे पास डिफरेंट होंगे। अलग कंपार्टमेंट के अलग हमारे पास जो है एनर्जी इंटरवल होंगे, एनर्जी मोमेंटम इंटरवल होंगे। बोलता है दस बाई डिवाइडिंग द फेज स्पेस ऑफ ए सिस्टम इनटू कंपार्टमेंट एंड सेल वी कैन एनालाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम अमंग द पार्टिकल्स। तो फेज स्पेस कि हम कंपार्टमेंट और सेल्स बना के जो पार्टिकल की एनर्जी है डिफरेंट सेल्स में और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में, उसके बारे में फर्दर हम जो है बात करेंगे।
बोलते सपोज वी डिवाइड द फेज स्पेस ऑफ ए के कंपार्टमेंट्स। हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फेज स्पेस है और उस फेज स्पेस को के हम जो है के कंपार्टमेंट बना देते हैं। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स आर के। तो फेज स्पेस आप वैसे सोच सकते हैं कि हमारे पास कोई पोजीशन स्पेस है, कोई काफ़ी स्पेस है, जैसे एक रूम है, कोई बॉक्स है, तो उस बॉक्स के हम जो है के कंपार्टमेंट बना देते हैं। लेकिन उस बॉक्स को हम यहाँ पे फेज स्पेस बोल रहे हैं, और फेज स्पेस वो स्पेस होता है जिसमें 6 कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं। बोलते लेट एट एन इंस्टेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट कंपार्टमेंट भी एन 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 वन एन टू एन थ्री एन के। और हम बोलते हैं मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे आप देखते हैं कि एन वन पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में है, एन टू दूसरे में है, एन थ्री तीसरे में, तो हम क्या बोलेंगे कि एट दैट टाइम दिस विल बी मैक्रो स्टेट ऑफ दैट सिस्टम। लेकिन डायनेमिक सिस्टम के केस में पार्टिकल मूव करते रहते हैं, तो एन वन कंपार्टमेंट से एन टू में जाएंगे, एन टू से एन थ्री में जाएंगे, तो इसलिए जो मैक्रो स्टेट है वो हमारी चेंज होती रहती है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं कि इट इज़ द मैक्रो स्टेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। एन वन एन टू एन थ्री एन के इज द पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। Dynamic system continuously goes from one macro state to another. Therefore, the value of n1, n2, nk continuously change with time. However, the system spend maximum time in the most probable state. लेकिन बोलता है कि हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होती है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल का सिस्टम है, वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट हमारे पास वो होगी जिस स्टेट में आपके पार्टिकल जो है ज़्यादा रहेंगे। मतलब पहले कंपार्टमेंट में ज़्यादा हमारे बोल सकते हैं कि 5 पार्टिकल है, दूसरे में 3 है, तो 5-3 वाली जो मैक्रो स्टेट होगी वो ज़्यादा होगी। हो सकता है 4-3 2-3 वाली स्टेट्स भी बनी, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होती है उसमें जो सिस्टम है वो आप ज़्यादा रहता है हमारे पास, उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी बोलते हैं, जिसकी हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी। तो बोलता है कि इसलिए यहाँ पे हम फेज स्पेस में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास जो किस तरह से हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट में किस तरह से हमारे पास पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बोलता है इस बिहेवियर को हम जो है पार्टिकल के डिस्कस करेंगे। तो बिहेवियर ऑफ द सिस्टम बाय एनालाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स फेज स्पेस इनटू मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो सिस्टम को हम मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट को लेकर के उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। तो यही हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम होती है कि हम जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट होती है उसके बारे में बात करते हैं। फिर हमारे पास आता है एक इम्पोर्टेंट टर्म जिसको हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स का नाम देते हैं। बोलता है हर एक कंपार्टमेंट में हम जो फेज स्पेस में कंपार्टमेंट लेते हैं उस फेज स्पेस में कंपार्टमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जैसे पहले कंपार्टमेंट ज़्यादा हो गए, दूसरे में कम हो गए, लेकिन बोलता है विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। बोलता है कि मान लो हमारे पास कोई कंपार्टमेंट है, उसमें हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, मतलब हम ith कंपार्टमेंट लेते हैं, उसमें ni पार्टिकल हैं। तो बोलता है इस जो ni पार्टिकल हैं तो उस कंपार्टमेंट को हम gi सेल में डिवाइड कर सकते हैं। तो छोटे छोटे सेल में हम कंपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो कंपार्टमेंट है जिसमें ni पार्टिकल हैं उस कंपार्टमेंट को हम यहाँ पे gi सेल्स में डाल रहे हैं। तो ni पार्टिकल को हम जो कि
ith कंपार्टमेंट में हैं उस ith कंपार्टमेंट के हम GI सेल बना रहे हैं। इसका मतलब है कि अब कंपार्टमेंट जो एक कंपार्टमेंट है उसके अंदर सारे GI सेल हैं। तो अब जो Ni पार्टिकल हैं वो ए कंपार्टमेंट में बोलने के बजाय हम ये बोलें कि वो Ni पार्टिकल हमारे पास जो GI सेल्स में है। तो बोलता है कि उस केस में हम बोलते हैं कि Ni/GI को हम जो है ऑक्यूपेशन इंडेक्स बोलते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट सेल। अगर हमारे पास GI सेल हैं टोटल, Ni टोटल पार्टिकल हैं, तो टोटल पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल सेल विल गिव अस द नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। तो एक यूनिट सेल में हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे? Ni पार्टिकल GI सेल में हैं तो एक पार्टिकल हमारे पास GI सेल में हमारे पास जो Ni पार्टिकल हैं तो एक सेल में हमारे पास कितने पार्टिकल होंगे? Ni/GI। तो इसको हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स भी बोलते हैं, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल टू द नंबर ऑफ सेल्स इन ए कंपार्टमेंट। और ये जो Ni पार्टिकल है भी उसी कंपार्टमेंट में ही है हमारे पास। तो Ni/GI इज नोन एज द ऑक्यूपेशन इंडेक्स। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन द मोमेंटम इंटरवल P एंड P+DP। तो अगर हम एक मोमेंटम का इंटरवल लेते हैं, वैसे तो मोमेंटम हमारे पास जो P होता है, लेकिन अगर मोमेंटम इंटरवल हम P और P+DP के बीच में लेंगे तो मोमेंटम इंटरवल की लेंथ कितनी बनेगी? P+DP - P DP। तो हमारे पास जो मोमेंटम इंटरवल होगा दैट विल बी DP। तो इस मोमेंटम इंटरवल DP जो कि P और P+DP के बीच में है, उस मोमेंटम इंटरवल में हम नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास फेज स्पेस सेल है वो इन द इंटरवल बिटवीन P एंड P+DP हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो बोलता है कि लेट नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल पर यूनिट मोमेंटम इंटरवल। बोलता है कि एक यूनिट मोमेंटम इंटरवल अगर हम लें, सिर्फ एक यूनिट मोमेंटम इंटरवल अगर हम लें तो मान लो उसमें हम ले लेते हैं GP सेल। तो GP फेज स्पेस सेल आर देयर इन वन मोमेंटम इंटरवल। तो इसलिए बोलता है कि तो इसलिए DP मोमेंटम इंटरवल में हमारे पास कितने सेल होंगे? GP × DP। तो एक में अगर एक यूनिट मोमेंटम इंटरवल में हमारे पास नंबर ऑफ सेल हैं GP, तो DP में कितने होंगे? GP मल्टीप्लाई बाय DP। और ये DP क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन P+DP एंड P, मतलब इट इज द रीजन बिटवीन P+DP एंड P। तो इस इंटरवल में जो DP इंटरवल हमारे पास बन रहा है वो कैसे बन रहा है? P+DP से आप P माइनस कर रहे हैं। तो इस इंटरवल में जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स होंगे GP × DP। एक यूनिट में हुए GP, तो DP में कितने होंगे? GP DP। तो इसी के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स इन द इंटरवल DP हैं वो कितने होंगे, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो होता है GP DP हमारे पास कितना बनेगा? GP DP होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस सेल कॉरस्पॉन्डिंग टू इंटरवल बिटवीन P एंड P+DP। तो जो DP इंटरवल हमने लिया उसका कितना वॉल्यूम है? जो फेज स्पेस में हमने DP इंटरवल लिया उसका कितना वॉल्यूम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच फेज स्पेस सेल। तो जैसे हमारे पास एक स्केयर है, उसके हमने 8 हिस्से किए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उस स्केयर का एरिया कितना है डिवाइडेड बाय एक स्केयर का कितना एरिया है। तो वो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे GP
dp। तो मतलब एक बड़े पोर्शन का टोटल वॉल्यूम अगर हम देखते हैं और उसके एक हिस्से का वॉल्यूम हम देखते हैं तो वो हमारे पास वहाँ पे आ जाता है नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन, तो हम नंबर ऑफ डिवीजन भी इसी तरह से निकाल दें कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पोर्शन है तो टोटल पोर्शन का एरिया कितना है और एक का कितना एरिया है, तो उससे टोटल कितने सेल बन जाएंगे तो हम इस तरह से निकालते हैं। तो होता है GPTP, मतलब नंबर ऑफ द सेल्स इन द इंटरवल DP इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस, वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू मोमेंटम इंटरवल बिटवीन P एंड P प्लस DP। मतलब कि DP जो हमारे पास DP इंटरवल है उसका टोटल कितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय एक फेज स्पेस सेल का कितना वॉल्यूम है, तो वो हमें दे देगा कि DP इंटरवल में कितने नंबर ऑफ सेल हमारे पास होंगे। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, GPDP क्या बनेगा, अब जो वॉल्यूम होता है टोटल P और P प्लस DP के बीच में वो हमारे पास क्या होता है, पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको हम फेज स्पेस वॉल्यूम बोलते हैं। फेज स्पेस वॉल्यूम हमारे पास टोटल वॉल्यूम है DP में। तो फेज स्पेस वॉल्यूम होता है इंटीग्रल ऑफ dx dy dz इंटीग्रल ऑफ dpx dpy dpz। तो इट इज द टोटल पोजीशन स्पेस in the DP and it is the total momentum space in the DP divided by h नॉट क्यूब, क्योंकि एक फेज स्पेस सेल का वॉल्यूम होता है h नॉट क्यूब क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो ये हो गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन फेज स्पेस सेल। तो लेकिन हमें पता है कि जो पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम होता है उसको हम V से लिखते हैं और मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम dpx dpi dpz से ही लिखेंगे यहाँ पे, और बटे में h नॉट क्यूब है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो ऊपर है वॉल्यूम V हो गया पोजीशन स्पेस का वॉल्यूम, लेकिन इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल dpx dpy dpz ये हमारे पास बना जो मोमेंटम स्पेस का वॉल्यूम। तो बताइए ये जो हमारे पास यहाँ पे आया ये हमारे पास है नंबर ऑफ सेल्स इन द इंटरवल DP एंड DP इज वेयर इन बिटवीन P एंड P प्लस DP। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे ये जो फिगर दी हुई है इसमें भी देख सकते हैं कि अगर हम दो सर्कल यहाँ पे लें, एक जिसका रेडियस P है एक जिसका रेडियस P प्लस DP है, तो P प्लस DP माइनस P वाला रीजन कौन सा आएगा, जो यहाँ पे ये शेडेड रीजन है, ये हम बोलेंगे कि DP रीजन हमारे पास ये है, क्योंकि P प्लस DP से जब आप P माइनस करेंगे तो ये पोर्शन ही हमारे पास बचेगा। तो दिस इज द DP। तो इस DP रीजन में हम बात कर रहे हैं कि इस DP रीजन में हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स जो है GPDP हमारे पास होंगे। तो यही इसने डायग्राम के बारे में बोला है कि हमने यहाँ पे दो सर्कल लेने हैं, एक का रेडियस P एक का रेडियस P प्लस DP। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल ऑफ DP प्लस DP वो हमारे पास बनेगा, वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ दिस DP। और वॉल्यूम ऑफ DP हमारे पास कैसे निकलेगा, जो बाहर वाला सर्कल है उसका वॉल्यूम निकाल के, ये हमारे पास एक स्फीयर है, तो ये हम यहाँ पे सर्कल नहीं ले रहे हैं स्फीयर ले रहे हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है सर्कल का एरिया होता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर बाहर वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकालें और अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम उससे माइनस कर दें तो हमारे पास जो DP है इस DP का वॉल्यूम हमारे पास निकल जाएगा। तो हम इस DP का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, अंदर वाले का बाहर वाले का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम। बाहर वाले का रेडियस है P प्लस DP और अंदर वाले का है हमारे पास P। तो इसलिए स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है, लेकिन r यहाँ पे P प्लस DP है बाहर वाले स्फीयर के लिए, और माइनस अंदर वाले स्फीयर का 4/3 पाई P क्यूब।
पी है अंदर वाले का रेडियस। तो इसको अगर हम ओपन करें पी प्लस डी पी का क्यूब, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी और दोनों में 4/3 पाई कॉमन है, तो माइनस पी क्यूब प्लस पी क्यूब कैंसिल हो जाएगा। हमें पता है कि ये डी पी हमने बहुत स्मॉल लिया हुआ है, इसलिए डी पी का स्क्वायर और डी पी का क्यूब वाली टर्म हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो बचेगा वो सिर्फ 3p डी पी हमारे पास बचेगा। तो बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 पाई पी स्क्वायर डी पी हमारे पास बचेगा। तो बोलने का मतलब है जहाँ पे सिर्फ डी पी आया ऊपर वही टर्म हमने लेनी, लेकिन जो हायर ऑर्डर टर्म है हमारे पास डी पी स्क्वायर डी पी क्यूब वाली, वो हमने यहाँ पे अवॉइड करनी, क्योंकि डी पी बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर या क्यूब और भी बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो इसलिए हमें हायर जहाँ पे डी पी की पावर हायर है वो हमने यहाँ पे नेगलेक्ट करने हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। तो इसलिए जो हमारे पास फेज स्पेस सेल का यहाँ पे वॉल्यूम बना वो 4 पाई पी स्क्वायर डी पी बना, तो हम उसको पीछे वाली क्वेश्चन में पुट करेंगे जो जी पी डी पी के लिए हमने लिखी थी v इंटू इंटीग्रल ऑफ डी पी एक्स डी पी बाई डी पी जेड, लेकिन ये हमारे पास आ गया 4 पाई पी स्क्वायर डी पी और बटे में है एच नॉट क्यूब। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द फेज स्पेस सेल इन द इंटरवल डी पी। तो डी पी मोमेंटम इंटरवल में हमारे पास जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल होंगे वो जी पी होंगे। तो उसके लिए ये हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा जो कि v मल्टीप्लाई बाई 4 पाई स्क्वायर पी डी पी बाई एच नॉट क्यूब हमारे पास यहाँ पे आएगा।